वेलकम टू माय शो रूल ऑफ लॉ विद सना रईस खान। जैसे जैसे ये शो आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे आपका प्यार और भरोसा हमें मिल रहा है और वही हमें सच दिखाने और कानून की गहराइयों तक ले जाने का हौसला देता है। ये शो बनाया गया है आपके लिए, जहां हम लॉ की बात करते हैं एक सिंपल और समझने लायक लैंग्वेज में, ताकि आप जाने अपने हक, अपने राइट्स और अपना प्रोटेक्शन। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बीमारी की जो सिर्फ एक इंसान को नहीं बल्कि पूरे समाज को अंदर से खोखला कर रही है, ड्रग्स। हाल ही में देश के होम मिनिस्टर अमित शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि एनसीबी की अमृतसर जोनल यूनिट पे सिर्फ 4 महीने में 4 स्टेट्स में ड्रग कार्टल्स का बड़ा नेटवर्क तोड़ दिया। इस ऑपरेशन में टोटल 17 लोग अरेस्ट हुए, पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश से, और 547 करोड़ रुपए के ड्रग्स सीज किए गए। सोचिए, 547 करोड़। ये एक एग्जाम्पल है कि इंडिया में ड्रग माफिया का नेटवर्क कितना पावरफुल और वाइड स्प्रेड हो चुका है। आपको याद होगा आर्यन खान का ड्रग्स केस, ऑल्सो नोन एज ड्रग्स क्रूज केस। जी हाँ, वही केस जिसमें मैंने पहली बेल करवाई, जहां 20 लोग जेल में अंदर थे। सीरियस एलिगेशंस ऑफ कंजम्पशन, पोजेशन एंड कॉन्स्पिरेसी के चार्जेस लगे थे। मेरे क्लाइंट के बेल ऑर्डर से दूसरे अक्यूज को भी बेल मिलने में मदद मिली। इसके कुछ महीने बाद मेरे क्लाइंट को इस केस में क्लीन चिट भी मिली। लेकिन क्या क्लीन चिट इनफ है टू कॉम्पेंसेट फॉर दो सीरियस फॉल्स एलिगेशंस? आइए कुछ फिगर्स देखते हैं जिससे समझ आएगा कि ड्रग्स का बिजनेस भारत में किसी तेजी से बढ़ रहा है। 2006 से 2013 तक पूरे देश में 1257 ड्रग्स केसेस रजिस्टर हुए, लेकिन 2014 से 2023 तक ये संख्या 3 गुना बढ़कर 3755 तक पहुंच गई। 2006 से 2013 के बीच 1363 लोगों को अरेस्ट किया गया, जबकि 2014 से 2023 के बीच 5745 लोगों की गिरफ्तारी हुई, यानी 4 गुना ज्यादा। ड्रग सीजर भी इसी रेशियो में बढ़ी। 2006 से 13 में 1.52 लाख केजी ड्रग्स जब्त हुए, जबकि 2014 से 23 में 3.95 लाख केजी ड्रग्स पकड़े गए। इनकी वैल्यू देखी जाए तो 2006 से 13 में पकड़े गए ड्रग्स की कीमत 768 करोड़ थी, लेकिन 2014 से 23 में ये 22,000 करोड़ तक पहुंच गई। अब मैं आपको बताती हूं कि ड्रग्स को लेकर देश में क्या कानून है और कौन सी एजेंसीज इसके खिलाफ कार्रवाई करती हैं। अब जानते हैं क्या होता है एनडीपीएस एक्ट, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, यानी एनडीपीएस एक्ट 1985 भारत में ड्रग्स से जुड़े मामलों में लागू होता है। इस कानून के मुताबिक नार्कोटिक ड्रग्स या किसी भी कंट्रोल्ड केमिकल या साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस को बनाना, रखना, बेचना, खरीदना, बिजनेस यानी इंपोर्ट एक्सपोर्ट या इस्तेमाल करना, ये सब क्राइम है। सिर्फ मेडिकल या साइंटिफिक रीजंस के लिए स्पेशल परमिशन के बाद ही इसका यूज अलाउड है। इस लॉ में 1988, 2001 और 2014 में अमेंडमेंट्स भी हो चुके हैं। एनडीपीएस एक्ट के अंदर 2 तरह के नशीले पदार्थ आते हैं, नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक। कुछ ड्रग्स का प्रोडक्शन मेडिकल या इंडस्ट्रियल जरूरत के लिए होता है, लेकिन उन पर सख्त नजर रखने की जरूरत होती है। आप सोच रहे होंगे नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक ड्रग्स में फर्क क्या है? नार्कोटिक ड्रग्स का मतलब होता है ऐसे सब्सटेंसेस जो नींद लाते हैं और जो नेचुरल होते हैं, जैसे चरस, गांजा, अफीम, हेरोइन, कोकेन, मॉर्फिन। साइकोट्रोपिक ड्रग्स दिमाग पर असर डालने वाले केमिकल्स होते हैं, यानी इन्हें केमिकल्स बेस से बनाया जाता है। ये कई केमिकल्स मिक्स करके तैयार किए जाते हैं, जैसे कि LSD, MDMA, अल्फ्राजोलाम। एनडीपीएस एक्ट के तहत सेंट्रल गवर्नमेंट बैन ड्रग्स की एक लिस्ट जारी करती है, जो टाइम टू टाइम स्टेट गवर्नमेंट्स की एडवाइस पर अपडेट होती रहती है। एनसीबी, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, ड्रग्स से जुड़े मामलों में कार्रवाई करने वाली सबसे बड़ी सेंट्रल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है। इसकी स्थापना एनडीपीएस एक्ट पास होने के 1 साल बाद यानी 1986 में की गई थी। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस कानून में लोगों का क्या हक है? कौन से प्रोसीजरल सेफगार्ड्स मैंडेटरी है और कौन से टेक्निकल लूपहोल्स है जिनका मिसयूज भी होता है? चलिए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। कंजम्पशन एंड पोजेशन। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 27 की, ड्रग्स का कंजम्पशन यानी सेवन। अगर कोई इंसान अपनी पर्सनल यूज के लिए किसी बैन ड्रग का सेवन करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाता है सेक्शन 27 के अंदर। लेकिन यहाँ आता है सेक्शन 64A, एक प्रोटेक्टिव शील्ड। ये कहता है कि अगर कोई इंसान पहली बार पकड़ा गया है पर्सनल कंजम्पशन के लिए और वो वॉलंटरली
रिहैब जाना चाहता है तो उसे प्रोसिक्यूशन से छूट मिल सकती है। लेकिन दिक्कत तब होती है जब कोई ड्रग छोटी क्वांटिटी में लेकर पकड़ा जाता है, लेकिन पुलिस उस पर बड़ा केस बना देती है। जब क्वांटिटी कमर्शियल हो जाती है तब सेक्शन 37 लागू होता है। सेक्शन 37 बेल का बैरियर होता है। सेक्शन 37 एक स्ट्रॉन्ग बेल बार लगाता है। ये कहता है कि अगर कमर्शियल क्वांटिटी इन्वॉल्व है तो बेल तभी पॉसिबल है जब कोर्ट को लगे कि अक्यूज दोबारा क्राइम नहीं करेगा और जब कोर्ट को लगे कि वो दोषी नहीं है। बेल प्रैक्टिकली मुश्किल ही हो जाता है। इसी वजह से कई बार छोटे मामले में भी लोग सालों साल जेल में सड़ रहे होते हैं। अब बात करते हैं प्रोसीजरल सेफगार्ड्स की, जैसे सेक्शन 42, 43, 50। लेकिन एनडीपीएस एक्ट में कुछ इंपॉर्टेंट प्रोसीजरल सेफगार्ड्स भी होते हैं, जैसे सेक्शन 42। अगर किसी ऑफिसर को किसी घर या प्राइवेट प्लेस में ड्रग्स होने का शक है तो उसे अपनी जानकारी लिखित में सुपीरियर को देनी होगी और उसके बाद ही वो रेड कर सकता है। अब बात करते हैं सेक्शन 43। पब्लिक प्लेस में अगर ड्रग्स मिलता है तो वारंट की जरूरत नहीं, इमीडिएट सीजर पॉसिबल है। सेक्शन 50। अगर कोई व्यक्ति सर्च किया जा रहा है तो उसे ये हक होता है कि उसे मजिस्ट्रेट या गजेटेड ऑफिसर के सामने ही सर्च किया जाए। ये सेफगार्ड पर्सनल लिबर्टी का हिस्सा है। अगर ये सेफगार्ड फॉलो नहीं किया जाए तो पूरा का पूरा केस कोलैप्स हो सकता है। अब बात करते हैं सेक्शन 52 एंड सेक्शन 52A की, यानी कि हैंडलिंग ऑफ सीज ड्रग्स। ड्रग्स जब सीज किए जाते हैं तो उनका प्रॉपर हैंडलिंग भी मैंडेटरी है। जैसे सेक्शन 52 कहता है कि अरेस्ट के बाद और सीजर के बाद प्रॉपर रिपोर्ट सुपीरियर ऑफिसर को दी जाए। सेक्शन 52A कहता है कि सीज ड्रग्स की प्रॉपर इन्वेंट्री, फोटोग्राफ्स और सैंपल्स लेने का प्रोसेस होना चाहिए और ये प्रोसेस मैजिस्ट्रेट के ही सामने होना चाहिए। अगर ये नहीं होता तो प्रोसिक्यूशन की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठता है और पूरा का पूरा केस वहां पर डिस्ट्रॉय हो सकता है। अब बात करते हैं सेक्शन 53 एंड सेक्शन 53A की। कुछ ऑफिसर्स को पुलिस के जैसे पावर्स दिए जाते हैं, जैसे एनसीबी, डीआरआई, कस्टम ऑफिसर्स। ये एम्पावर्ड ऑफिसर्स होते हैं जो इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं। सेक्शन 53A के तहत अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे के खिलाफ स्टेटमेंट देता है तो उसे कोर्ट में रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं होती। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उस बयान को यूज कर सकता है, लेकिन इसके मिसयूज होने के चांसेस भी बहुत हाई होते हैं। अब बात करते हैं कि कुछ एनडीपीएस रूल्स की। हर साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस इलीगल नहीं होता। एनडीपीएस रूल्स अलाउ करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति किसी साइकोट्रॉपिक सब्सटेंस को मेडिसिनल या साइंटिफिक रिसर्च के लिए रखता है तो उसके पास वैलिड डॉक्यूमेंट्स हो तो उस पर कोई केस नहीं बन सकता। मिसअंडरस्टैंडिंग से भी कई लोगों पर गलत केसेस दर्ज हो जाते हैं। अब बात करते हैं प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केशन की। एनडीपीएस एक्ट के अंदर अगर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को लगे कि किसी व्यक्ति की संपत्ति ड्रग डीलिंग के पैसे से बनी हो तो वो प्रॉपर्टी भी जब्त हो सकती है। और अगर किसी को पहले भी एनडीपीएस में सजा हो चुकी हो और दोबारा कमर्शियल क्वांटिटी के साथ पकड़ा गया हो तो सेक्शन 31A के तहत डेथ पेनल्टी भी दी जाती है। अब सवाल उठता है अलग अलग ड्रग्स की स्मॉल और कमर्शियल क्वांटिटी होती क्या है। चलिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। कैनबिस यानी गांजा, स्मॉल क्वांटिटी 1 kg तक और कमर्शियल क्वांटिटी 20 kg या ज्यादा। चरस, स्मॉल क्वांटिटी 100 ग्राम्स पर कमर्शियल क्वांटिटी 1 kg या ज्यादा। कोकेन, स्मॉल क्वांटिटी 2 ग्राम्स और कमर्शियल क्वांटिटी 100 ग्राम्स या ज्यादा। हेरोइन, स्मॉल क्वांटिटी 5 ग्राम्स और कमर्शियल क्वांटिटी 250 ग्राम्स या ज्यादा। अफीम यानी कि ओपियम, स्मॉल क्वांटिटी 25 ग्राम्स और कमर्शियल क्वांटिटी 2.5 kg या ज्यादा। मॉर्फिन, स्मॉल क्वांटिटी 5 ग्राम्स, कमर्शियल क्वांटिटी 250 ग्राम्स या ज्यादा। MDMA, स्मॉल क्वांटिटी 0.5 ग्राम और कमर्शियल क्वांटिटी 10 ग्राम्स या ज्यादा। मेफेड्रोन, विच इज ऑल्सो नोन एज म्याओ म्याओ और वाइट मैजिक, स्मॉल क्वांटिटी 2 ग्राम्स और कमर्शियल क्वांटिटी 50 ग्राम्स या उससे ज्यादा। LSD, स्मॉल क्वांटिटी 0.002 ग्राम्स, 2 मिलीग्राम्स और कमर्शियल क्वांटिटी 0.1 ग्राम्स यानी 100 मिलीग्राम्स। एम्फेटामीन, स्मॉल क्वांटिटी 2 ग्राम्स एंड कमर्शियल क्वांटिटी 50 ग्राम्स। कोडेन, जो कफ सिरप में होता है, नारकोटिक माना जाता है और अगर लिमिट क्रॉस हो जाए तो स्मॉल क्वांटिटी 10 ग्राम्स और कमर्शियल क्वांटिटी 1 kg। तो क्या ड्रग्स के मामले में डेथ पेनल्टी भी होती है? जी हाँ, कुछ एक्सट्रीम और रिपीट ऑफेंस वाले केसेस में कोर्ट गिल्टी को मृत्युदंड यानी डेथ पेनल्टी भी दे सकती है। ऐसे कुछ केसेस हो भी चुके हैं, जैसे कि सेक्शन 15 to 22 पोजेशन एंड पनिशमेंट की बात करता है।
सेक्शन 15 टू 22 ड्रग्स के प्रकार और मात्रा के हिसाब से सजा तय करते हैं। स्मॉल क्वांटिटी 1 साल तक की सजा या जुर्माना। कमर्शियल क्वांटिटी 10 से 20 साल तक की सजा और 1 से 2 लाख तक का जुर्माना। इंटरमीडिएट क्वांटिटी 10 साल तक की सजा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये रूल बदला है। अब सिर्फ ड्रग्स की क्वांटिटी पर नहीं, मोटिव और केस की सीरियसनेस भी देखी जाएगी कि ड्रग्स का यूज एडिक्शन के लिए था या कमर्शियल पर्पस के लिए था। अब आगे बढ़ते हैं और शो के दूसरे पड़ाव में बात करते हैं आपके कानूनी हक की। सबसे पहले ये समझिए कि ड्रग्स एक बीमारी है और इससे दूर रहना बहुत जरूरी है। साल 2020 में हमारी सरकार ने नशा मुक्त भारत नाम का अभियान लॉन्च किया था। इस अभियान के तहत केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की ओर से कई ऐसे इंतजाम किए गए हैं जो ड्रग्स के चंगुल में फंसे लोगों को ड्रग्स मुक्त जिंदगी देने की कोशिश करते हैं। हर राज्य में नशा मुक्ति केंद्र चलाए जाते हैं जहां मुफ्त में काउंसलिंग दी जाती है और अगर जरूरी हो तो दवाएं भी दी जाती हैं। अगर आप ड्रग्स छोड़ना चाहते हैं तो 1446 पर कॉल कर सकते हैं। आपका सारा इंफॉर्मेशन गुप्त रखा जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई बार इसकी चर्चा कर चुके हैं। नशे से मुक्ति के लिए और नशे से मुक्ति में मदद के लिए ढेर सारी काउंसलिंग सर्विसेज और हेल्पलाइंस उपलब्ध हैं और खास करके बड़े शहरों में तो जरूर मिलती हैं। जो लोग ड्रग्स के आदी हैं उन्हें इन सेवाओं का उपयोग करने को लेकर शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए। कभी कभी ऐसे व्यक्ति से बात करने में आपको कोई झिझक नहीं होती है जो आपको बिल्कुल नहीं जानता है, क्योंकि आप उसे खुलकर अपनी परेशानी के बारे में बता सकते हैं। जब नशे की लत लग जाती है तो इससे दूर रहना बहुत मुश्किल हो जाता है। कोई नशे की लत का शिकार हो चुका है, इसके कुछ संकेत हैं, जैसे ड्रग्स का 1 साल से ज्यादा समय से इस्तेमाल करना, ड्रग्स बंद करने या सीमित इस्तेमाल के लिए की जाने वाली कोशिश का हमेशा नाकाम रहना या इच्छा का लगातार बने रहना, ड्रग्स की वजह से ऑफिस, स्कूल या घर में जिम्मेदारियों को पूरा करने में विफल रहना, रिश्तों में समस्या पैदा होना और लोगों से दूरी बनने लगी, गेम्स, टीवी, यहाँ तक कि सिनेमा जैसे मनोरंजन के साधनों को छोड़ देना या बहुत कम कर देना। काउंसलिंग और दवा से ड्रग्स की आदत छुड़वाई जा सकती है। अब आगे बढ़ते हैं और आपको एक खास मेहमान से मिलवाते हैं। मेरे साथ मौजूद है समीर वानखेड़े जी, जो है IRS ऑफिसर इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एंड एक्स NCB डायरेक्टर। जैसे कि आप जानते हैं कि आज का हमारा एपिसोड ड्रग्स के ऊपर है और आपने अपने टेन्योर में बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड ड्रग्स केसेस हैंडल किए हैं, तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप हमारी ऑडियंस को एजुकेट कर सके, कुछ ऐसा सरप्राइजिंग केस बताकर जहां आप खुद सरप्राइज रहे हो कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है, और जिससे हमारी ऑडियंस और अवेयर हो सके। Thank you, Sana, for inviting and thank you for the question. Basically, it's a very relevant question. जुहू इलाके में मुंबई में we had intercepted this Nigerian one very hefty person. तो हमने इसे intercept जब किया तो he was very violent basically. And क्योंकि हमारी टीम भी काफी सक्षम थी and we tried to intercept the person. लेकिन when सर्च किया गया in front of the पंचाज and it was very difficult basically to find it out कि उसने ड्रग्स कहाँ रखा है. And to my surprise and to the team's surprise, we found कि he had, tried to hide the drugs in his mouth. तो हमारे लिए ऐसे समय पे, recovery करना, ऐसे समय पे reasonable belief becomes very difficult for us. उसके बाद में फिर taking, the proper rules and regulations into consideration, and the person was taken to the hospital. I remember it was some government hospital. After X-ray करने के बाद उसको फिर बाद में there were some medications kind of thing which were given and he had to purge all the capsules outside, and it was very painstaking for the officers also. It was very painstaking for other medical things also, because you are a lawyer, you will appreciate कि every time whenever purging happens, whenever एक दो capsules निकलती तो every time a new पंचनामा is being made. Surprising की बात ये थी कि जब हमें पता चला कि this person was, after his arrest, this person was already on bail. एक दूसरे केस में. He was
he was already on bail. He was intercepted by and booked by the anti-narcotic cell of the Mumbai police, and this was the second time on bail he was dealing into this kind of activity. Thank you so much. Thank you. It was a pleasure having you. Thank you very much. अब शो के आखिरी पड़ाव में चलती हूँ और बात करती हूँ ड्रग्स केस से जुड़े कानून के कुछ दिलचस्प किस्से की। आज हम बात करेंगे एक ऐसे केस की जो ना सिर्फ कानूनी तौर पर रेयर है बल्कि इंसाफ के उस मकसद को भी सामने लाता है जिसके लिए मैं लॉयर बनी हूँ। ये कहानी है एक टीनेजर अब्दुल बासित की, जिसके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत ऐसा केस दर्ज किया था जहां से निकलना लगभग नामुमकिन माना जाता था, लेकिन जब सच आपके साथ हो तो नामुमकिन भी मुमकिन बन जाता है। 1 अक्टूबर 2020 रात को 2 बजे पुलिस एक बांद्रा बिल्डिंग के पास पेट्रोलिंग पर थी। उन्होंने अलेजिडली लाउड म्यूजिक सुना और उस फ्लैट पर रेड किया जहां 9 लोग थे, 6 लड़के और 3 लड़कियां। पुलिस ने सबका सर्च किया। सिर्फ बासित के भाई के पास से 12 ग्राम मेफेड्रोन मिला, किसी और के पास कुछ नहीं। एनडीपीएस एक्ट के हिसाब से मेफेड्रोन की कमर्शियल क्वांटिटी 50 ग्राम्स होती है, तो ये इंटरमीडिएट क्वांटिटी थी जो सेक्शन 22 के तहत 10 साल तक की सजा दिला सकती है। लेकिन पुलिस ने सिर्फ यही नहीं किया, उन्होंने बासित पर कंजम्पशन का चार्ज लगाया और साथ ही सेक्शन 29 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी भी डाल दी और वहीं से केस बन गया जानलेवा। सेक्शन 29 का मतलब है अगर आप कॉन्स्पिरेसी में शामिल हैं तो असली अपराधी जैसा ही पनिशमेंट मिलेगा, चाहे आप खुद कुछ कर रहे हो या नहीं। जब मैंने ये केस लिया तब तक चार्जशीट फाइल नहीं हुई थी। मैंने तुरंत रिट पिटीशन फाइल की हाई कोर्ट में बासित के खिलाफ केस क्वॉश करने के लिए, पर उसके बाद सिस्टम ने अपना रंग दिखा दिया। 20 महीने तक डिले के बाद सडनली चार्जशीट फाइल हो गई, सिर्फ इसलिए ताकि हमारा क्वॉशिंग पिटीशन और मुश्किल हो जाए। लेकिन मैंने हार नहीं मानी, मैंने फैक्ट्स को अपना हथियार बनाया। ना तो बासित के पास से कुछ मिला था और ना ही कोई कॉन्शियस पोजेशन प्रूव होता था, जैसे कि इंटेंट या नॉलेज। मैंने अपने आर्ग्यूमेंट में ये कहा कि अगर बिल्डिंग में लाउड म्यूजिक सुनाई देती तो बिल्डिंग के किसी और रेसिडेंट को कोई कंप्लेंट क्यों नहीं थी रिकॉर्ड पर। कॉन्स्पिरेसी का कोई इंडिपेंडेंट एविडेंस भी नहीं था और सबसे बड़ी बात, कंजम्पशन प्रूफ करने के लिए कोई ब्लड या यूरिन रिपोर्ट भी फाइल नहीं की गई थी। मैंने कोर्ट में ये एम्फसाइज किया कि ये पूरा केस एक टीनेजर को स्केपगोट बनाने की कोशिश थी। मैंने ऑनरेबल हाई कोर्ट से ये रिक्वेस्ट किया कि ब्लड एंड यूरिन रिपोर्ट्स बुलाने का आदेश दिया जाए। उसके बाद एफएसएल रिपोर्ट्स आई और उसके बाद केस साफ था, बासित के सिस्टम में कोई ड्रग्स नहीं था। फिर 26 अप्रैल 2024 को बॉम्बे हाई कोर्ट ने बासित के खिलाफ केस को क्वॉश कर दिया। उस दिन बासित के चेहरे पर जो आंसुओं भरी मुस्कान थी वो मेरी प्रैक्टिस का सबसे बड़ा अवार्ड है। एक इनोसेंट लड़का, एक ऐसा टीनेजर जो सिर्फ अपने भाई के साथ उस फ्लैट में था, उसका फ्यूचर उसे वापस मिल गया। एनडीपीएस जैसे स्ट्रिंजेंट लॉज ज़रूरी तो हैं, लेकिन उनका मिसयूज इंसाफ का मजाक बनाता है। रूल ऑफ लॉ में हम यही बात उठाते रहेंगे कि जब लॉ का मिसयूज होता है तो किसी ना किसी को सामने आना पड़ता है, और मैं हर बार उस लड़ाई के लिए तैयार हूँ। अब फिर मिलूंगी आपको मैं अगले हफ्ते इसी वक्त इसी समय पर। तब तक के लिए नो योर लीगल राइट्स एंड स्टे सेफ।